नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, शराबबंदी वाले राज्य में शराब से हो रही मौत पर भड़के चिराग, कहा राष्ट्रपति शासन लागू हो। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आचार संहिता के उल्लंघन और कोविड-19 की धज्जियां उड़ाने में भाजपा प्रत्याशियों समेत 89 पर मुकदमा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्र की पेंशन नीति के खिलाफ उतरा आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ, 20 जनवरी को देश भर में प्रदर्शन का ऐलान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। शराबबंदी वाले राज्य में शराब से हो रही मौत पर भड़के चिराग, कहा राष्ट्रपति शासन लागू हो। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र में शराब पीने से हुई लोगों की मौत के बाद अब सियासत प्रारंभ हो गई है। सत्ताधारी गठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम ने तो 3 कृषि कानून की तरह शराबबंदी कानून को वापस लेने तक की मांग कर डाली। इस बीच सोमवार को प्रभावित गांव पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग कर दी। सोहसराय में शराब से हुई मौत मामले में मृतक के परिजनों को सांत्वना देने लोजपा के अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान छोटी पहाड़ी गांव पहुंचे। पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्होंने गहरी संवेदना जताई। पासवान मृतकों के घर गए और उनके परिजनों से मिलकर शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। पीड़ित परिजनों से मिलने के बाद चिराग ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश जी बताएं कि और कितनी मौतों का इंतजार कर रहे हैं। आपके गृह जिले में ही 12 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। उन्होंने कहा कि यह सब खेल शासन प्रशासन की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। चिराग ने कहा, शराब तस्करों को शासन प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है। बिहार में शराबबंदी के अलावा और किसी बात की चर्चा नहीं होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। अब राज्यपाल से मिलकर कहा जाएगा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। समय आ गया है कि अब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। शराबबंदी के समर्थन करने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि शराबबंदी का हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन शराब कहीं बंद नहीं है। जहरीली शराब पीने से मौत हो रही है। इधर हम के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री 3 कृषि कानूनों को वापस ले सकते हैं, तो शराबबंदी कानून पर समीक्षा नहीं करना कहाँ तक उचित है। उन्होंने कहा कि शराब बंद करना सिर्फ कहा जा सकता है, व्यवहारिक तौर पर इसे लागू नहीं किया जा सकता। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आचार संहिता के उल्लंघन और कोविड-19 की धज्जियां उड़ाने में भाजपा प्रत्याशियों समेत 89 पर मुकदमा। जी हां दोस्तों, हसनपुर और नौगंवा सादात विधानसभा सीटों पर भाजपा से टिकट मिलने के बाद खुश प्रत्याशियों ने जमकर जश्न मनाया। आचार संहिता का भी ख्याल नहीं किया, आचार संहिता का जमकर उल्लंघन किया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हसनपुर में प्रत्याशी महेंद्र सिंह खड़कवंशी के ममेरे भाई महेश खड़कवंशी और 60-70 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। महेश खड़कवंशी अपने समर्थकों के साथ जुलूस निकाल रहे थे। गजरौला में नौगांवा सादात प्रत्याशी देवेंद्र नागपाल समेत 8 लोगों को नामजद किया गया है। साथ ही 8-10 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस ने वीडियो और फोटो के आधार पर अज्ञात लोगों की पहचान करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र की पेंशन नीति के खिलाफ उतरा आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ, 20 जनवरी को देश भर में प्रदर्शन का ऐलान। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ बीएमएस ने सरकार की पेंशन नीति के खिलाफ 20 जनवरी को देश भर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सभी कार्यालयों पर धरना और विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बीएमएस कर्मचारी पेंशन योजना 95 ईपीएस को लेकर देश भर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम ज्ञापन भी सौंपेगा। सोमवार को भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एच.जे. पंड्या की अध्यक्षता में हुई बीएमएस की केंद्रीय कार्य समिति की वर्चुअल बैठक में देशव्यापी धरना और विरोध प्रदर्शन करने का यह फैसला किया गया। बीएमएस ने सरकार से पेंशनभोगियों को आयुष्मान भारत चिकित्सा योजना के तहत कवर करने के साथ साथ पेंशन को लेकर एक सार्वभौमिक योजना बनाने की मांग भी की है, जिसके तहत पेंशन की राशि अंतिम वेतन के 50% से कम नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद बीएमएस के राष्ट्रीय महासचिव बिनोय कुमार सिन्हा ने बयान जारी कर कहा कि कोरोना संकट काल में भी संगठित क्षेत्र में जीवन भर काम कर चुके लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों को न्यूनतम 1000 रुपए की पेंशन राशि ही मिल पाई, जो कि काफी कम है। उन्होंने कहा कि संघ की यह मांग है कि कर्मचारी पेंशन योजना -95 के तहत न्यूनतम पेंशन की मौजूदा राशि को 1000 रुपए प्रति महीने से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति महीना किया जाए और इस बढ़ोतरी का लाभ सभी 65 लाख पेंशनभोगियों को मिलना चाहिए। बता दें कि पिछले महीने 18 दिसंबर को बजट पूर्व परामर्श बैठक के दौरान बीएमएस ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष भी इन मुद्दों को उठाया था।
लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने के बाद अब संघ ने 20 जनवरी को देश भर में सभी ईपीएफओ कार्यालयों पर यह धरना और विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, बोले अपने मित्रों के लिए पीएम दौलत की ताकत बनाते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अपने मित्रों के लिए पीएम दौलत की ताकत बनाते जा रहे हैं और जनता को टैक्स और बेरोजगारी से कमजोर करते जा रहे हैं। क्या WEF में इन आंकड़ों की चर्चा भी होनी चाहिए? दरअसल विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन संबोधित करेंगे। 5 दिवसीय यह शिखर सम्मेलन 17 जनवरी से आरंभ हो रहा है, जिसमें अन्य वैश्विक नेता भी 2022 के लिए विश्व को लेकर अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 17 जनवरी को शुरू हो रहे इस सम्मेलन के आरंभिक वक्ताओं में से एक होंगे। WEF को कोरोना वायरस महामारी के कारण सालाना बैठक का प्रत्यक्ष आयोजन रद्द करना पड़ा। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन का आयोजन लगातार दूसरी बार डिजिटल तरीके से हो रहा है। 2022 की सालाना बैठक इस वर्ष के अंत में हो सकती है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने अपने ट्विटर पोल का रिजल्ट साझा करते हुए कहा था कि बीजेपी की नफरत भरी राजनीति देश के लिए बेहद हानिकारक है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में नहीं है बीजेपी की राह आसान, कांग्रेस को मिल रही हैं इतनी सीटें। जी हाँ दोस्तों, अगले महीने देश के 5 राज्यों में चुनाव शुरू होने जा रहे हैं। चुनाव से पहले कयासों का दौर जारी है। फिलहाल यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड विधानसभा चुनावों की। उत्तराखंड में इस बार कांटे की टक्कर होती दिखाई दे रही है। बीजेपी के सामने यहाँ पर कई दिक्कतें हैं। कुछ ही महीने पहले यहाँ पर 3 मुख्यमंत्रियों को बदलते भी देखा है। ऐसे में एक चुनावी सर्वे सामने आया है। उत्तराखंड में बीजेपी को 33 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस पूर्ण बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंच रही है, यानी कि कांग्रेस बीजेपी से 2 सीटें ज्यादा लेती हुई दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस 35 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। आपके लिए ये बुरी खबर है। आप पार्टी यहाँ पर महज 1 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। आप संयोजन अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, मगर यहाँ सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नजर आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भले ही कुमाऊं से आते हो, मगर यहाँ पर बीजेपी को उससे फायदा नहीं हो रहा है। कुमाऊं की 29 सीटों पर वोट प्रतिशत के मामले में कांग्रेस 42 के साथ सबसे आगे है। इसके बाद भाजपा के खाते में 38, आपके खाते में 10 और अन्य के खाते में 10% वोट शेयर आता दिखाई दे रहा है। अब बात कुमाऊं की करें तो यहाँ भाजपा को 10 सीटें मिली हैं। यहाँ कांग्रेस 19 सीटों के साथ सबसे आगे है। वहीं आप और अन्य को 0-1 सीट मिल सकती है। सपा के एजेंडे के केंद्र में नौजवान और किसान 60% वोट पाने के लिए बनाए रणनीति, मध्य वर्ग पर किया विशेष फोकस। जी हाँ दोस्तों, सपा इस बार के चुनाव में अपने वोट प्रतिशत को अधिकतम तक ले जाने के रणनीति के साथ काम कर रही है। इसी के तहत पार्टी के घोषणा पत्र में नौजवानों व किसानों से जुड़े मुद्दों की खास झलक दिखेगी। पार्टी की रणनीति है कि रोजगार व संसाधन विकास के जरिए युवाओं को जोड़ा जाए। पार्टी ने खुले तौर पर सामाजिक न्याय की बात शुरू कर दी है। पार्टी के रणनीतिकार हर विधानसभा क्षेत्र में एक वोट पर निगाह गड़ाए हुए हैं। अक्टूबर 1992 में बनी समाजवादी पार्टी 3 बार सत्ता में रह चुकी है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस चुनाव में 1 मैन शो की भूमिका में है। ऐसे में वोट प्रतिशत को लेकर वो लंबी लकीर खींचना चाहते हैं। यही वजह है कि अब तक के चुनावों में अधिकतम 30% का आंकड़ा न छू सकी पार्टी के रणनीतिकार 60% वोट हासिल करने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। पुराने बसपाइयों व भाजपा विधायकों के सपा में आने से पार्टी काफी उत्साहित है। वहीं पार्टी के रणनीतिकार वोट बैंक का ग्राफ बढ़ाने के लिए लगातार प्रयोग कर रहे हैं। उम्मीदवार चयन में भी दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को ध्यान में रखा जा रहा है। यही वजह है कि अभी तक पहले व दूसरे चरण के कुछ उम्मीदवारों की ही घोषणा की गई है। इसी तरह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बूथ प्रबंधन पर विशेष जोर है। बूथों की स्क्रूटनी की गई है। हर 15 दिन पर बूथ कमेटी के अलग अलग सदस्यों से फीडबैक लेकर आगे की रणनीति से वाकिफ कराया जा रहा है। जिताओ उम्मीदवार को देख अपने पुराने नेताओं को धैर्य रखने की नसीहत दी जा रही है। चुनाव लड़ने के आतुर नेताओं को बूथवार टारगेट देकर भविष्य में इनाम देने का आश्वासन दिया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने लिया अन्य संकल्प, कही बीजेपी को हटाने की बात। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आज सोमवार को अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने के लिए अन्य संकल्प लिया। इस मौके पर अखिलेश यादव के साथ किसान नेता तेजिंदर सिंह बिक्र भी थे। लखीमपुर कांड के वक्त तेजिंदर भी गाड़ी से टक्कर लगने पर जख्मी हुए थे। अखिलेश यादव ने कहा कि तेजिंदर सिंह बिक्र आज सपा के साथ हैं, इनको लखीमपुर में कुचलने की कोशिश की गई थी। अखिलेश ने आगे कहा कि किसानों ने आखिरकार सरकार को झुका दिया था, जिसकी वजह से दबाव में आकर उन्हें 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान किया जाएगा, किसान रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा।
इसके साथ साथ किसानों को मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन और बीमा भी दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने आगे बताया कि वो बीजेपी के बाद अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी बताए कि कितने स्मार्ट सिटी बनाए गए।